हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। वन शॉट रिवीजन में इसे कंप्लीट करेंगे। पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं, हमारे पास कंटेंट्स क्या हैं इसके। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे सर्किट कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे सिम्बल्स क्या होते हैं। फिर ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन करेंगे हम। वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तब हमें दो चीज़ें पता लगेंगी, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कंडक्टिंग मटेरियल की तरफ कि ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है। उसके बाद हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कब कम होएगा और कब ज़्यादा होगा। फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट एंड लास्ट इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले इलेक्ट्रिक सर्किट से या इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कि हमारे हाउ मैनी चार्जेस फ्लो फ्रॉम अ कंडक्टर, कि किसी एक कंडक्टर में से हमारे कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब कंडक्टर में से चार्जेस जो फ्लो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होते हैं। सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या रहती है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमारी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रहती है। तो हमारे कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से पास हो रहे हैं या कितने कम इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से पास हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और इसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, कोलम्ब होती है। अभी अभी हमने करंट के बारे में पढ़ा। अब हम एक करंट का फॉर्मूला बनाते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू इसमें हमारा क्या होता है, चार्ज, और टी हमारा क्या है, टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमारे जो चार्जेस एक कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आएगा, करंट आएगा। चार्ज की एसआई यूनिट मैंने अभी आपको बताई है, कोलम्ब होती है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है और टाइम सेकंड्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का ज़्यादातर हर बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है कि हम किसी काम को कितनी तेज़ी से कर रहे हैं या कितनी धीरे से कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। हम दो कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर मैंने ये लिया, एक कंटेनर मैंने ये लिया। अब मैं इन दोनों कंटेनर को आपस में क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। ठीक है, एक कंटेनर और लेता हूँ मैं, और इसको भी आपस में जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करते हैं हमारे पास इसमें यहाँ तक वाटर फिल है और इसमें हमारे पास वाटर यहाँ तक फिल है। तो अब ये चीज़ आपको भी पता लग रही होगी, अगर इस कंटेनर से इस कंटेनर में वाटर ट्रांसफ़र होएगा तो बहुत ज़्यादा स्पीड से इसमें से ट्रांसफ़र होएगा, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से इसमें पानी ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो इस वाटर की हाइट बहुत ज़्यादा है, दूसरा इस कंटेनर में पानी बहुत ज़्यादा है।
इसके ऊपर जितना ज़्यादा पानी होएगा उतना ज़्यादा उसमें क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतनी तेज़ी से पानी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सपोज़ करते हैं इसमें यहाँ तक वाटर है और इसमें वाटर यहाँ तक है। अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें, इसमें वाटर की हाइट हमारी ज़्यादा है और इसमें हमारी वाटर की हाइट कम है, तो इसमें से जो वाटर इसमें ट्रांसफ़र होएगा वो थोड़ा कम पोटेंशियल से होएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ना ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल पूरा अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या हमें समझ में आ रहा है, मेन ये जो हमारा गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारा करंट भी ज़्यादा होएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से पानी जब इजीली इधर जा पा रहा है, ऐसे ही अगर कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बड़े आराम से मूव कर पाएंगे। और अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो करंट भी कम हो जाएगा। ये हमारी वाटर के थ्रू अप्रोच थी। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रेविटेशनल अप्रोच। अब हमने क्या करनी है, ग्रेविटेशनल एनालॉजी करनी है। ग्रेविटेशनल एनालॉजी के अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है, देखो एक स्लाइड है, इस स्लाइड की हाइट इतनी है, ये P पॉइंट हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। मैं यहाँ पर एक बॉल को प्लेस करता हूँ और ये बॉल प्लेस होके कहाँ आनी चाहिए, इस वाली पोजीशन पे आनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर बॉल है, ये स्लाइड होकर नीचे आएगी, तो देखा जाए इसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण ये क्या आ रही है, बहुत फास्ट मूव हो रही है। अगर मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, मैंने इसकी हाइट कर दी कम, ये P पॉइंट लिया, ये Q और ये R। अब मैं यहाँ पर बॉल प्लेस करता हूँ। अब देखा जाए ये बॉल एज कंपेयर टू दिस बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी, बहुत फास्टेस्ट नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड जा रही है, हाइट कम होने की वजह से भी ग्रेविटेशनल फोर्स जाएगी तो इसी साइड, पर ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इसमें ये जो हमारी हाइट है ना, ये किस चीज़ का काम कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाइट इंक्रीज होगी तो यहाँ से ये पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम V से। और पोटेंशियल की SI यूनिट हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है। अब जो हमारा पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W का क्या मतलब है, वर्क डन, और Q हमारे पास क्या है, चार्ज। यानी कि किसी इन्फिनिटी पॉइंट से कितना वर्क जो है वो डन हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। जो हमारा पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है इसका मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने की वजह से और मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होएगा, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, P1 का फॉर्मूला W1 अपॉन Q और पोटेंशियल 2 का फॉर्मूला W2 अपॉन Q। अब डिफरेंस आने की वजह से मैं अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो W1 माइनस W2 अपॉन Q। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द वर्क डन
इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। अब मेरे पास चार्ज क्या दिया हुआ है 3 कूलम का, यानी कि मेरे को क्या दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 3। अब फ्रॉम अ पॉइंट P1 220 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 दिया हुआ है वो कितना दिया है 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 2 मेरे को कितना दिया है 320 वोल्ट। अब मुझे निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। चलो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे को इसमें वर्क डन निकालना है। वर्क को इधर ही रखेंगे, Q ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q मल्टीप्लाई V। अब मेरे पास चार्ज कितना दिया हुआ है 3 का, पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 दिए हुए हैं, ये पोटेंशियल दिए हुए हैं, डिफरेंस मैंने निकालना है 320 माइनस 220। 320 में से 220 गया 100 आ गया। अब जब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 300 वोल्ट। ये मेरे पास टोटल क्या आ गया पोटेंशियल। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटल। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे रहेगा, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो फ्रीली मूव करेंगे। कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। पर लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, बैटरी कनेक्ट करके मैंने पूरा एक सर्किट बना लिया, अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो एक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इसमें हमारे पास दो थ्योरी आती है, एक आती है कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा पॉजिटिव होता है उसमें हमारा हाई पोटेंशियल होता है, और जो हमारा नेगेटिव होता है उसमें हमारा लो पोटेंशियल होता है। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें कहता है जो हमारा करंट फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जाता है, यानी कि जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। कन्वेंशनल फ्लो के अंदर हमें कहा जाता है कि जो हमारा करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है। पर एक्चुअल में अगर मैं मैग्नेट को देखूं, हमारे पास एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट का नॉर्थ पोर्शन है, साउथ है। अब मैं दूसरी मैग्नेट इसके पास लाता हूँ, साउथ वाला नॉर्थ को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर इन्हें अलग करने में हमारी थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ये इजीली अलग नहीं हो पाते। ऐसे ही क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर करंट हमारा यहाँ से पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है नेगेटिव चार्ज है। अब सबको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जब ये आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कैसे छोड़ पा रहा है, यहाँ से करंट कैसे फ्लो कर जाएगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो है वो हमारी काफ़ी पुरानी थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद हमने दूसरी देखी, उसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो।
अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की बात करूं तो जो हमारी कन्वेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक की थ्योरी है वो थोड़ी सी रॉन्ग हो रही है। किस वजह से? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ये करंट यहाँ से नहीं जा पाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की बात करूँ, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें कहता है कि जो करंट फ्लो करेगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, माना ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव नेगेटिव वाला आपस में अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, वो आपस में क्या करेगा? रिपल्जन करेगा। यानी कि देखो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकले, यहाँ पर आए, पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया, अपने पास ले लिया। फिर जैसे ही वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज के पास गए, इसने एकदम उन्हें आगे भेज दिया, रिपल्जन कर दी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट तो होंगे नहीं, इसने उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर इलेक्ट्रॉन्स गए, पॉजिटिव ने उसे अट्रैक्ट किया और फिर नेगेटिव ने उसे बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो वाली थ्योरी हमें क्या कहती है? जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगा। एब्सोल्यूट थ्योरी हमारी यही है। और करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है? एमीटर होता है। एमीटर हमें क्या बताता है? कि हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? मैंने एक बैटरी ली, ये हमारा एमीटर आ गया, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा लिया और यहाँ पर हमारा क्या बन गया? वोल्टमीटर। अब जब हमारा यहाँ से ये हमने एक स्विच लगा लिया, अब जब ये हमारा स्विच ओपन है तो ये हमारा कौन सा सर्किट हो गया? ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, यहाँ से हमारा सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। और जब मैं इस स्विच को पूरा क्लोज कर दूंगा, जब ये स्विच पूरा क्लोज हो गया तो ये मेरा कौन सा सर्किट हो गया? ये मेरा क्लोज्ड सर्किट हो गया। अब सर्किट क्या है? सर्किट हमारा ये पूरा जो मैंने बनाया है, बैटरी से वायर्स कनेक्ट हो गए, ये एक बल्ब जो है वो जलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। यहाँ पर ये हमारा क्या लग गया? एमीटर लग गया, जो हमें करंट को मेजर करके बताएगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ये हमें क्या बताता है? वोल्टेज बताएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस बताता है, क्या है, या रिलेशन बताता है क्या है दोनों का। ओम्स लॉ हमें कहता है जो करंट है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम होएगी तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा करंट भी क्या होएगा? इंक्रीज़ होएगा। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम है तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ये मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में बताया था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट ज़्यादा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होएगा तो करंट हमारा कम रहेगा। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट की। नेक्स्ट ये हमें बताता है जो हमारा करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? 1/R के। R क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस। अब यहाँ से एक नई टर्म हमारे पास जुड़ी है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस या करंट आपस में इन्वर्स क्यों होते हैं? सबसे पहले इन्वर्स का मतलब क्या है? अगर हमारा करंट जो है वो कम रहेगा
तो इसका मतलब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट कम है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट क्या है, ज़्यादा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिसमें दो चीज़ें आपस में ओपोज करेंगी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा रहेगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस आते हैं वो दो डिवाइस आते हैं, एक होता है रेजिस्टर और एक होता है रियोस्टेट। अब जो रेजिस्टर होएगा ना, रेजिस्टर क्या करेगा, एक कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसमें क्या कर दूंगा, रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए रेजिस्टर जोड़ दूंगा, तो ये इसे क्या कर देगा, फिक्स्ड कर देगा कि करंट इतनी ही कैपेसिटी में फ्लो करेगा, ना वो इससे कम हो सकता ना वो इससे ज़्यादा हो सकता। रेजिस्टर क्या कर देगा, फिक्स्ड कर देगा, करंट को या तो कम कर देगा या करंट को ज़्यादा कर देगा अगर रेजिस्टेंस कम करना हुआ तब। अब रियोस्टेट का मेन पर्पस क्या होता है तो रियोस्टेट भी रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए और रेजिस्टर्स भी रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए। पर रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये क्या कर देगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस कॉज कर देगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब इसमें मेरे पास रेजिस्टेंस जो होएगा वो फिक्स नहीं रहेगा, मैं इसकी हेल्प से इसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा। और इसमें फिक्स्ड हो जाएगा कि करंट इतने ही उसमें फ्लो करेगा। दोनों में डिफरेंस ये है। अब मेरे पास एक इक्वेशन आई थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, और जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो जो आई हुआ, करंट हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होएगा, करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होएगा, करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या था, जो करंट था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, रेजिस्टेंस के। अगर करंट ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा रहेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो जो हमारा करंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन आर के, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू आर। अभी हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। जैसे ये मेरे पास कुछ कंडक्टर्स दे रखे हैं, कंडक्टर भी होते हैं, अलॉयज़ भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी अलग रहेगी, हर कंडक्टर की, हर अलॉय की अलग रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास जो नाइक्रोम अलॉय होता है, नाइक्रोम हमारे पास एक अलॉय होता है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है 100 इंटू 10⁻⁸ इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। बाकी हमारे पास ये कुछ कंडक्टर्स दे रखे हैं, इनकी रेजिस्टिविटी हमारे पास ये होती है। रेजिस्टिविटी है क्या, एक्चुअल में कोई मेटल कितना करंट जो है वो फ्लो करवा सकता है। अब हमने करने हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। उसमें पहला फैक्टर मेरे पास क्या आता है, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर को अगर मैं देखूं, देखो मेरे पास एक लेंथ है वायर की और एक वायर है थोड़ी शॉर्ट। अगर देखा जाए मैंने यहाँ से करंट को पास करवाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर रहे हैं, अब जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा
तो कौन से कंडक्टर में से या कौन सी वायर में से, कंडक्टर तो बोल नहीं सकते इसको, पर कौन सी वायर में से जो करंट है वो काफ़ी जल्दी पास हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट वायर में से अगर करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जल्दी निकल जाएगा अगर मैं इससे कंपेयर करूँ। क्यों? क्योंकि इस वायर का एंड जो है वो काफ़ी दूर है और काफ़ी लॉन्ग वायर है, तो इसलिए इसमें जो करंट आएगा वो थोड़ा स्लो आएगा। तो इसका मतलब वो हमें कहना क्या चाहता है, जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ वायर के। अगर लेंथ ऑफ वायर, गलत हो गया, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, लेंथ ऑफ वायर के। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ वायर अगर बढ़ रही है तो करंट हमारा क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा, या कह सकते हैं हमारी लेंथ ऑफ वायर जो है वो ज़्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, ज़्यादा। अगर लेंथ ऑफ वायर कम रहेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसलिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ वायर के। अब सेकंड फैक्टर क्या आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये एक वायर है, ये वायर कितनी ज़्यादा मोटी है, इसके बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये वायर थोड़ी सी मोटी है, इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पाएंगे, बहुत सारे फ्लो हो पाएंगे। अगर कोई वायर हमारे पास पतली है तो ऑब्वियसली बात है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम पास होंगे, जिसकी वजह से हमारा करंट भी क्या होएगा, स्लो होएगा। तो जो रेजिस्टेंस है इस केस में गलती से बोल दिया था, जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ऐसा नहीं है। लेंथ वाले केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया वाले में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा होने की वजह से करंट तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होएगा। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सबसे पहले हमारा आएगा सीरीज, नेक्स्ट आएगा हमारा पैरेलल। अब सीरीज में क्या रहता है, हमारे पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, ये हमारा हो गया पोटेंशियल, ये हो गया रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3, करंट हो गया। ठीक है, सीरीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये एक वायर ली, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया, फिर एक वायर ली, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया, यहाँ पर वायर ली, एक बल्ब कनेक्ट किया, ये सारे हमारे ना सीरीज़ में चल रहे हैं। अब इस सीरीज़ को चाहे मैं ऐसे करके ऐसे ले लूँ, ये बल्ब आ गया, चाहे ऐसे करके ऐसे ले लूँ, यहाँ बल्ब आ गया, सारे कनेक्ट तो एक ही वायर से है ना, और सारे सीरीज़ में हैं, सारे कनेक्टेड एक ही वायर से और सारे सीरीज़ में हैं, तो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। अब इसके थ्रू मैं अगर इसकी डेरिवेशन निकालता हूँ, रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो हमारे पास V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R होता है। अब पहले में अगर देखूँ मैं, V इज इक्वल टू I इंटू R1 हो गया, और सेकेंड V इज इक्वल टू I इंटू R2 हो गया, थर्ड V इज इक्वल टू I इंटू R3 हो गया। अगर मैं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो V इक्वल्स टू I
R1 प्लस IR2 प्लस IR3 और V किसके इक्वल रहेगा, I इंटू आर के, V इक्वल रहेगा I इंटू आर के, इधर से I कॉमन आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, हमारा टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे जितने रेजिस्टर आएंगे उतने रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होते जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये मेरे को किसका फॉर्मूला मिल गया, सीरीज में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे ये हमारे पास एक सर्किट आ रहा है, यहाँ से मैंने कनेक्ट किए 3 रेजिस्टर, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, करंट, करंट और करंट, V V एंड V। इस केस में क्या होएगा, रेजिस्टेंस पैरेलल होने की वजह से जो मेरा V रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, I अपॉन R1 के, सेकंड V मेरा किसके इक्वल रहेगा, I अपॉन R2 के, नेक्स्ट V इज इक्वल टू I अपॉन R3 के, I अपॉन R3। अब मैं तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करता हूँ, V इज इक्वल टू I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3 और V किसके इक्वल है हमारा, I अपॉन R के। तो I मैंने सब में से कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या रह गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I से I कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फ़ायदे क्या हैं। अब हमारा घर है, घर में काफ़ी सारे गीज़र लगे होते हैं, ऊपर नीचे जितने मर्जी फ्लोर हैं, जितने फ्लोर लगे होंगे उतने गीज़र होंगे, गीज़र लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक रोड्स होती हैं, ठीक है, एसीज होते हैं, उसके अलावा हमारे पास रूम हीटर्स होते हैं, फैंस होते हैं, लाइट्स होती है। अब देखा जाए ना, जो फैंस हैं और लाइट्स है, इसमें हमें जो करंट रिक्वायर्ड होता है ना, वो काफ़ी कम वोल्टेज में करंट चाहिए होता है। और जो रूम हीटर हैं, इलेक्ट्रिक रोड्स हैं, एसीज हैं, गीज़र हैं, इनमें हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम अपने घर में जो कॉम्बिनेशन लगवाते हैं ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगवाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों लगवाते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर, कहीं पर करंट ज़्यादा चाहिए, कहीं पर करंट कम चाहिए, तो वो सारी एडजस्टमेंट किस में हो सकती है, पैरेलल में हो सकती है। अगर मैं सीरीज़ में चलाऊंगा तो सीरीज़ में क्या रहेगा, जितना करंट यहाँ से जा रहा है यहाँ पर उतनी ही सप्लाई होगी, आगे भी सेम करंट जाएगा, यहाँ भी उतनी ही सप्लाई, आगे भी सेम करंट। तो अगर बाई चांस यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, और यहाँ पर गलती से हमने रूम हीटर चला दिया सीरीज कनेक्शन में, रूम हीटर को क्या चाहिए, करंट की वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, वो एकदम से जब करंट खींचेगा तो ये सारे सर्किट क्या हो जाएंगे, हमारे ख़राब हो जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा हो सकता है। इस वजह से हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें
वो यही बताता है कि जब हमारे चार्जेस हैं वो चार्जेस किसी एक सर्किट में से जाते हैं या फ्लो करते हैं तो वो हमारा जो सर्किट होता है वो हीट होना शुरू होता है। इसमें जितनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हीटर है, रूम हीटर है, रूम हीटर में जितना करंट फ्लो करेगा वो रूम हीटर उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या हो गया, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल हो गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन में जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा वो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है, जैसे हमारे पास हम किसी एक रेजिस्टर में से करंट को हम फ्लो करवा रहे हैं। अब रेजिस्टर में से क्या है, करंट तो सही तरीके से फ्लो कर नहीं पाएगा, वो हमारे चार्जेस को क्या करेगा, ओपोज करेगा। तो चार्जेस ओपोज होने की वजह से अब वो कोशिश तो करेगा इन ओपोजिशन को ओवरकम करने की। जितनी ये कोशिश ओवरकम करने की करेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, वर्क डन। कि एक रेजिस्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, पर लेकिन रेजिस्टर की वजह से ये ओपोज भी हो रहे हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए जो पोटेंशियल लगाया जा रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी मैंने बताया किसी रेजिस्टर में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने में उसे परेशानी हो रही है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टर है, तो उसको ओवरकम करने में जो पोटेंशियल लग रहा है वो क्या हो गया, मेरा वर्क डन हो गया। अब सिंपल सी बात देखना, ये एक वायर है, वायर में से यहाँ से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया, करंट इससे आगे जा ही नहीं रहा है, पर करंट इसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। करंट सोच रहा है मैं आगे चला जाऊं, वो जाने की कोशिश कर रहा है पर जा नहीं पा रहा है। तो इतने पोर्शन में क्या होएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होएगी, जिसको मैं क्या बोलूँगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्योंकि ओवरकम करने के लिए वो जितना उसे यूज़ कर रहा है उतनी ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें पहला केस जो आता है उसमें हीट जो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, यानी कि अगर जितनी हीट वो प्रोड्यूस कर रही है वो हमारी करंट के डबल की इक्वल होएगी। सेकंड फैक्टर क्या कहता है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि करंट यहीं पे रुक जाएगा, करंट यहाँ से उसे आगे ही नहीं जाने दे रहा है। अगर वो इतने पोर्शन में भी ना होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस होता तो वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। थर्ड क्या है, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। अब मैं अगर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ तो मेरे को यहाँ से हीट का फॉर्मूला मिलेगा, हीट इक्वल्स टू आई स्केयर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। ये मेरे पास हीट का फॉर्मूला हो गया। और हीट किसके इक्वल है, वर्क डन के। तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला भी मेरे पास क्या रहेगा, आई स्केयर इंटू आर इंटू टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन पर्टिकुलर टाइम या पर यूनिट टाइम। मतलब जो हमारी एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी हो रही है,
उसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक पावर बोलूँगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पावर का मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, कि पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, उसको भी मैं क्या बोलूँगा, पावर बोलूँगा। जो पावर की SI यूनिट रहेगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वॉट होएगी, SI यूनिट इसकी। यहाँ पे वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे।